स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम एक नई चीज़ें लेकर के आए हैं जो क्लास 12th का सोशियोलॉजी होने वाला है। बहुत सारे ऐसे बच्चे कमेंट कर रहे थे सोशियोलॉजी क्लास के बारे में, लेकिन आज हम एक वन शॉट चैप्टर फर्स्ट का हम लेकर के आ गए हैं। सोशियोलॉजी चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे वो झारखंड बोर्ड हो, तो काफ़ी बेहतर आसान भाषा में आज हम सोशियोलॉजी का नोट्स आप लोगों को हो सके तो प्रोवाइड भी हम कर देंगे अगर आप लोग कमेंट करें तो, है ना। तो लेकिन हम सबसे पहले आज स्टार्ट करने वाले हैं, तो एकदम कॉपी कलम लेकर के बैठ जाए और मन से एकदम स्टार्ट करें। ये चैप्टर 1 होने वाला है सोशियोलॉजी का। अगर बात करें हम लोग क्लास 12th के लिए चैप्टर 1 होगा, है ना। आज ये पहला चैप्टर है। जैक बोर्ड बिहार बोर्ड दोनों के लिए होने वाला है ना। बिहार बोर्ड हो चाहे वो जैक बोर्ड हो, वो दोनों के लिए होने वाला है। इसलिए एकदम बेहतर तरीके से प्योर एनसीईआरटी कराने वाले हैं आपको हम, ताकि इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर ना आ सके, है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सबसे पहला चीज़ हम लोग बात करते हैं आज समाजशास्त्र क्लास 12th का जो पहला चैप्टर का नाम है, अध्याय 1 का नाम है भारतीय समाज एक परिचय। कैसे भारतीय समाज एक परिचय के रूप में हम लोग आज जानेंगे। उसी में से सबसे पहला सवाल हम लोग जानेंगे कि आखिरकार समाज क्या होता है, समाज किसको कहते हैं और इसकी संरचना क्या होने वाला है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला चीज़ है समाज। समाज जो कि दो या दो व्यक्तियों से अधिक मिलकर बनता है। क्या कह रहे हैं हम लोग, फिर से अगेन देख लो। समाज क्या है, जो कि दो या दो व्यक्तियों से अधिक मिलकर बनता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, समाज कहेंगे। समाज से आशय है एक ऐसी संस्था से, एक ऐसी सामाजिक संबंधों से जिसमें हम एक दूसरे को जोड़ कर देखते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे से सहायता लेते हैं, एक दूसरे से हम लोग क्या करते हैं, नियंत्रण के रूप में से इस समाज को अपनी अधिकार और रीति रिवाजों पर चर्चा करते हैं, है ना। ये चीज़ें हैं, ये इस पर आधारित है। इन तत्वों से ही हमारी क्या होती है, सामाजिक संबंधों की व्यवस्था निर्भर करती है। हम देखते हैं यहाँ से कि समाज से आशय है एक ऐसी संस्था से जो सामाजिक संबंधों पर आधारित होती है। ये संबंध रीति रिवाज, अधिकार, सहयोग, नियंत्रण, है ना, आदि तत्वों पर आधारित होती है। इन तत्वों पर ही सामाजिक व्यवस्थाएं और कार्य करती है ना। ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रहा है समाज का परिभाषा और समाज से आशय के बारे में। हम लोग बात कर लेते हैं समाज शास्त्र के बारे में। समाज शास्त्र से लोगों के बीच सामाजिक संबंधों के बारे में बताता है ना। क्या कह रहा है, समाज शास्त्र जो है वो सामाजिक का बंध कैसा है, ये मान के चलिए समाज के अंतर्गत बहुत सारे व्यक्ति रह रहे हैं, इन संबंध में आपस में इसका जुड़ाव कैसा है ना। इसका जुड़ाव कैसा है, एक दूसरे से संबंध कैसा है, आपस में एक दूसरे से जुड़ाव कैसा है, कैसा व्यक्तित्व महसूस कर रहा है वो, तो ये संबंधों के बारे में बताया है। लेकिन सबसे पहले समाज शास्त्र का प्रयोग फ्रांसीसी दार्शनिक यानी फ्रेंच फिलोसफर अगस्ते कॉम्टे ने 1839 ईस्वी में किया था, जिसे उन्हें सामाजिक भौतिक का नाम दिया था, है ना। उन्होंने क्या नाम दिया था, पहली बार सामाजिक और भौतिक का नाम दिया था। अगर हम लोग तब बात करें हम लोग कि समाज शास्त्र का जनक कौन है भाई, तो समाज शास्त्र का जनक अगस्ते कॉम्टे है ना। अगस्ते कॉम्टे हैं, याद देखिए, समाज शास्त्र के जनक अगस्ते कॉम्टे हैं को कहा जाता है। अब इसमें से बात आती है सामाजिक संरचना की। सामाजिक संरचना की बात आती है तो पहला पॉइंट में हम लोग बात करें कि सामाजिक संरचना होता क्या है, किस प्रकार से इसके अंतर्गत पारस्परिक संबंध होते हैं। इसके अंतर्गत आपका सामाजिक संरचना के लिए आपका सामाजिक समूहों, समितियों और संस्थाओं तथा व्यक्तियों द्वारा प्राप्त स्थितियां होती है और कार्यों की एक सीरियसन होती है, एक क्रमबद्धता होती है। देखो, समाज के विभिन्न निर्णायक अंग व्यवस्थित ढंग से परस्पर संबंधित रहते हुए जिस रूपरेखा की रचना करते हैं उसे ही सामाजिक संरचना कहते हैं। दूसरे शब्दों में सामाजिक संरचना अनेक सामाजिक समूह, बहुत सारे, एक नहीं अनेक की बात की जा रही है। अनेक सामाजिक समूहों का ग्रुप होगा, सोशलाइजेशन ग्रुप होगा, उनकी समितियां होगी, संस्थाएं होंगे तथा व्यक्तियों द्वारा प्राप्त स्थितियां और कार्यों का क्रमबद्धता होती है, सीरियसन होता है, सीरीज वाइज होता है। उसी को हम लोग सामाजिक संरचना कहते हैं, है ना। आगे बात कर लेते हैं आत्मवाचक क्या है।
सबसे पहले समाजशास्त्र आपको ये दिखा सकता है कि दूसरे आपको किस तरह से देखते हैं। यूँ कहें आपको ये सिखा सकता है कि आप स्वयं को बाहर से कैसे देख सकते हैं। इसे स्ववाचक या कभी कभी आत्मवाचक कहा जाता है। यानी कि हम बात करें, कोई व्यक्ति आपको किस माध्यम से, किस नज़रिए से देख रहा है, उसको ही देखना आपका आत्मवाचक या स्ववाचक कहलाता है ना। खुद को आप सोच रहे हैं, वो नहीं सोच रहा है, आप सोच रहे हैं कि वो सामने वाला व्यक्ति हमें कैसे देख रहा है, कैसे जज कर रहा है, उन चीज़ों को ही समझना वो स्ववाचक या आत्मवाचक कहलाता है ना। अब इसके देखो समाजशास्त्र और आपका दर्शन शास्त्र में दो बातें आती है। एक आत्मवाचक विश्लेषण आता है, एक आत्मवाचक व्यक्ति आता है ना। आत्मवाचक विश्लेषण में क्या होता है आपका, इसका मतलब है दूसरों की क्रियाओं और व्यवहारों को अपनी नज़रिए से विश्लेषित करना। अब ये बात आती है, एक होता है संश्लेषित, एक होता है विश्लेषित, है ना। एक होता है संश्लेषित, एक होता है विश्लेषित। संश्लेषित और विश्लेषित क्या है, इसका मतलब होता है बहुत सारे चीज़ जो होंगे उसको ही क्या कर लेना है, जमा करना एक जगह संश्लेषित, और एक जगह चीज़ है इसको क्या करना, इसको तोड़ना, अलग अलग चीज़ों में तोड़ देना, ये हो गया आपका विश्लेषित, है ना। संश्लेषित और विश्लेषित में आपका यही अंतर है ना, आपका यही अंतर है संश्लेषित और विश्लेषित के अंतर्गत। चलिए आपका आ गया दूसरा आत्मव्यक्ति। आत्मव्यक्ति क्या आता है आपका, कि इसका अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो अपने असली स्वरूप या आत्मा को जानने का प्रयास कर रहा हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आत्मवाचक व्यक्ति कहते हैं, है ना। आत्मवाचक व्यक्ति कहते हैं। हमें समाजशास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है ना। सबसे बड़ा सवाल आपका क्या है कि हमें समाजशास्त्र आखिरकार अध्ययन क्यों करना चाहिए। हमें समाजशास्त्र का अध्ययन इस बात की शिक्षा प्रदान करता है कि विश्व को सकारात्मक पॉजिटिव दृष्टि से न केवल स्वयं की बल्कि दूसरों की दृष्टि से भी किस प्रकार से देख रहा है ना, किस प्रकार से देखेगा, किस प्रकार से वो देखते हुए आ रहा है, ये सब चीज़ों के लिए हमें समाजशास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। दूसरी बात है कि समाजशास्त्र आपका या अन्य लोगों का स्थान निर्धारित करने में मदद करने एवं विभिन्न सामाजिक समूहों के स्थानों का वर्णन करने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, समाजशास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, है ना। भारतीय समाज में बदलाव, क्या भारतीय समाज में बदलाव आया, जरा देख लेते हैं। अंग्रेजों ने पहली बार पूरे देश को एकजुट किया, क्या किया, एकजुट किया, और आधुनिकीकरण और पूंजीवादी आर्थिक परिवर्तन की ताकतें लाई। इसने भारतीय समाज को बदल दिया। औपनिवेशिक शासन के कारण भारत के राष्ट्रवाद का भी क्या हो गया, उदय हुआ, है ना। ये समाज के अंतर्गत ये भारतीय समाज में बदलाव आया, कैसे पूंजीपति उद्योगपतियों को एकत्रित किया और कैसे उन्होंने समाज को चलाने का निर्णय लिया, वो चीज़ है। अब देखो ये उपनिवेशवाद, जो शब्द पिछले आपका स्लाइड में आया था, उपनिवेशवाद क्या होता है। उपनिवेशवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक देश दूसरे देश या क्षेत्र पर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रभुत्व स्थापित करता है, पूर्णतः उसके ऊपर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। वही क्या होता है, आपका उपनिवेशवाद होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद। आपने चैप्टर पढ़ा होगा हिस्ट्री के अंतर्गत, उपनिवेशवाद और देहात, है ना। हिस्टोरी के अंतर्गत पढ़ा होगा आप लोगों ने उपनिवेशवाद और देहात। उसी में सारी कहानियाँ आपके दिखी गई है। कब प्लासी का युद्ध हुआ था, आपका 23 जून 1757 ईस्वी को, और उसमें से आपका सिराजुद्दौला को कैसे हराया गया था, वो सब चीज़ें इसके अंतर्गत आपका देखने के लिए मिलता है। अगला पॉइंट है औद्योगिकीकरण की नीति या प्रथा। औद्योगिक क्रांति के दौरान शुरू हुई, जब पश्चिमी देशों ने अपने उद्योग के लिए सस्ता कच्चा माल लाने के लिए एशियाई और अफ्रीकी देशों पर नियंत्रण बढ़ाया। उन्होंने आर्थिक और राजनीतिक रूप से उनका शोषण करके उनके संसाधनों पर पूर्ण या आंशिक नियंत्रण हासिल करने का प्रयास किया था। ये सब चीज़ें कब आया, जब भारतीय समाज के अंतर्गत बदलाव आया और धीरे धीरे उसको एक गठित किया और अपने ऊपर कब्जा कर लिया। उसके बाद हुआ एशिया और अफ्रीका में किन देशों ने अपने उपनिवेशवाद स्थापित किए। उपनिवेशवाद 18वीं और 20वीं शताब्दी के बीच हुआ। एशिया और अफ्रीका में अपने उपनिवेश स्थापित करने वाली प्रमुख औपनिवेशिक
शक्तियाँ इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, जर्मनी, इटली, बेल्जियम आदि सहित यूरोपीय देश थे। बाद में रूस, अमेरिका और जापान भी इस दौड़ में शामिल हो गए थे। सोचो इतने सारे देश है। कभी कभी साथियों से पूछ लिया जाता है कि बताइए एशिया और अफ्रीका में किन देशों ने अपना उपनिवेश स्थापित किए थे, तो यही सब सारे देश को आपको देना पड़ेगा, है ना। यही सब पूरे देश को आपको देना पड़ेगा। तो एक बार फिर पूछेगा इसके अंदर अगर बाद में कौन कौन आया, तो बाद में रूस आया, अमेरिका आया और जापान भी इसके अंतर्गत आपका शामिल हुआ था। इस दौड़ में आपको देखने के लिए मिला था, है ना। भारत में राष्ट्रवाद का उदय, कैसे भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ? देखो, भारत के अंतर्गत औपनिवेशिक शासनकाल में भारी कीमत चुकाकर राजनीतिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक एकीकरण किया। औपनिवेशिक शोषण तथा प्रभुत्व ने भारतीय समाज को कई प्रकार से स्वतंत्र किया, लेकिन इसके विरोधाभास स्वरूप उपनिवेशवाद ने अपने शत्रु, अपने दुश्मन को राष्ट्रवाद को भी जन्म दे दिया। ये बड़ी चुनौती आपके सामने खड़ा हो गया कि सबको जब चुनौती दिया, लेकिन इन्होंने अपने शत्रु, अपने दुश्मन को भी राष्ट्रवाद का ही अंतर्गत जन्म दे दिया, है ना। सांप्रदायिकता, देखो सांप्रदायिकता एक विचारधारा है। क्या आपका एक विचारधारा, सोच है जो एक धर्म के धार्मिक विचारों को जनता के बीच प्रचारित करने का प्रयास करती है। कह रहा है, साफ तौर से यहां पर कह रहा है कि सांप्रदायिकता क्या है। आपने देखा होगा, कहता सांप्रदायिकता बिगड़ गई। अरे सांप्रदायिकता क्या बिगड़ गई? सांप्रदायिकता कैसे बिगड़ गई? सांप्रदायिकता आपका कैसे बिगड़ी? सांप्रदायिकता कैसे बिगड़ी आपका? यानी कि कोई एक धर्म दूसरे धर्म को क्या कर रहा है? लड़ा रहा है ना, या आपस में लड़ रहा है, जो कि आपसी सौहार्द को बिगाड़ा जा रहा है। तो वही चीजें सांप्रदायिकता है। यहां पर भी कह रहा है कि कोई एक धर्म के धार्मिक विचारों को जनता के बीच प्रचारित करने का प्रयास करती है, तो एक धार्मिक समुदाय का दूसरे धार्मिक समुदाय के प्रति क्या होती है? विद्वेष होती है, आक्रोश होती है और उनके प्रति नेगेटिविटी जाग जाती है ना। इसीलिए सांप्रदायिकता यही है आपका, है ना। कुल मिलाकर के सांप्रदायिकता यही है आपका। अगला, जातीय समूह क्या है? देखो, एक जातीय समूह किसी भी देश या जाति का वह समूह होता है जिसके सांस्कृतिक आदर्श समान होते हैं। एक जातीय समूह के लोग मानते हैं कि वो सभी सामान्य पूर्वजों के हैं और उनके शारीरिक लक्षण भी समान है। एक समूह के सदस्य भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि कई अन्य लक्षणों के माध्यम से एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? पहचाने जाते हैं। कहते हैं समाज में, अरे ये कौन जाति से बिलोंग करता है, वो व्यक्ति अच्छा उसी जात का, हाँ वही चीजें देखने के लिए मिलता है। समुदाय, कम्युनिटी, देखो सरल शब्दों में जब कुछ लोग किसी विशेष उद्देश्य के लिए संयुक्त रूप से रहते हैं, मान के चलिए एक गाँव है, गाँव में कैसे समुदाय बन के रह रहे हैं हम लोग, ये बहुत सारे व्यक्ति हैं उसमें, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? समुदाय कहते हैं। इसे सचेत प्रयासों से स्थापित नहीं किया जा सकता है। ये जन्म भी नहीं लेता है, बल्कि स्वतः ही क्या हो जाती है? विकसित हो जाती है। जब किसी लोग किसी क्षेत्र में रहते हैं और सामाजिक प्रक्रियाएं करते हैं, तो स्वतः ही समुदाय का विकास हो जाता है ना। स्वतः ही समुदाय का क्या होता है? विकास हो जाता है। सामाजिक वर्ग, अगला है आपका टॉपिक सामाजिक वर्ग। सामाजिक वर्ग, है ना, देखते हैं इसके अंतर्गत सामाजिक वर्ग क्या होता है। देखिए, सामाजिक वर्ग के बारे में बात कर लेते हैं। सामाजिक वर्ग उन लोगों का समूह है जिनकी एक विशेष समय पर एक विशिष्ट सामाजिक स्थिति होती है, इसलिए उनके पास कुछ विशेष शक्ति, अधिकार और कर्तव्य है। वर्ग व्यवस्था में एक व्यक्ति की क्षमता महत्वपूर्ण है। वर्ग के आधार पर एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। हमने देखा ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। आप खिलाड़ी को ही देखते हैं जो बेहतर तरीके से परफॉर्म करता है, वो ग्रुप ए में, उसका नीचे वाला ग्रुप बी में, उसकी नीचे वाला ग्रुप सी में। उसी प्रकार से यहाँ भी है, समाज में भी ग्रुप वाइज बचा हुआ, वर्ग वाइज बटा हुआ है ना, अब क्लास वाइज बटा हुआ है। तो और भारतीय समाज में अनेक वर्ग विद्वान, भारतीय समाज में क्या है? अनेक वर्ग विद्वान है। एक वर्ग नहीं है हमारा भारत, ऐसे एक ही जाति, एक ही धर्म से रिलेट नहीं है, बहुत सारे जाति धर्म मिलकर रहते हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि नगरीय क्षेत्रों में वर्ग के कितने प्रकार होते हैं। पहले देखो उच्च वर्ग। उच्च वर्ग यह वह वर्ग होता है जो धनी और सबसे शक्तिशाली है। राजनीतिक नेता, उद्योगपति, IAS अधिकारी इस श्रेणी में आते हैं। आधिकारिक शक्ति के कारण उनके पास अधिक धन और अधिकार भी होता है ना। अगर अब आपको पूछा जाए कभी भी उच्च वर्ग में कौन कौन आते हैं, तो यही सब आपको आंसर देना है। माध्यमिक वर्ग के अंतर्गत पूछा जाए
डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, सफ़ेद पोश लोग और छोटे व्यवसायी इस श्रेणी में आते हैं। उच्च वर्ग निम्न वर्ग पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए इस वर्ग का उपयोग करता है। यानी कि ये चीज़ें क्या है, दबदबा बनाए रखने के लिए इस वर्ग का इस्तेमाल किया जाता है, मध्यम वर्ग का, है ना, मध्यम वर्ग का इस्तेमाल किया जाता है आपको। ठीक है, अगला देखो निम्न वर्ग। निम्न वर्ग, इस वर्ग में वे लोग आते हैं जो अपनी आजीविका कमाने के लिए धन के लिए अपना श्रम बेच देते हैं। उदाहरण के लिए मजदूर, उनके पास उत्पादन का कोई साधन नहीं है और वे अन्य दो वर्गों के लिए क्या कर रहा है, काम कर रहा है, इसके लिए और इसके लिए कर रहा है ना, दो वर्गों के लिए आपका काम कर रहा है। देखिए गांवों में वर्ग के प्रकार, गांव में 3 प्रकार के वर्ग मौजूद है। जमींदार या साहूकार वर्ग, गांवों में मौजूद उच्च वर्ग जमींदार और साहूकार का होता है। जमींदारों के पास बहुत धन और भूमि होती है जिससे वे हर प्रकार का सुख खरीद सकते हैं। साहूकार वह व्यक्ति होता है जो ब्याज पर ऋण देता है ना, वह दोनों गांव की सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक को नियंत्रित करके रखता है। ये छोटा है लेकिन बहुत शक्तिशाली होता है। अब गाँव के अंतर्गत जाता है, देखिए कोई ब्याज पैसा लगाता है, बोलता है इतना रुपया लगेगा, इतना रुपया, सैकड़ा पैसा लेंगे आपका, है ना, तब जाके पैसा देंगे, तो बोला हाँ ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं। तो उसमें कौन कौन आता है, जमींदार लोग आता है और साहूकार लोग आता है ना, वो चीज़ है आपका। क्या किसान वर्ग, किसान वर्ग की बात करें, गांव का दूसरा वर्ग किसान वर्ग है। इस वर्ग के सदस्यों के पास भूमि की छोटी जोत होती है। इनका जीवन स्तर मध्यम स्तर का होता है। श्रमिक वर्ग, ये वह वर्ग है जिसके हाथ में जमीन ही नहीं होती, उनके पास बेचने के लिए केवल उनका श्रम होता है, मेहनत होता है। वो या तो जमींदार के खेतों में काम करते हैं या किसान की जमीन पर इनकी संख्या अधिक होती है, परंतु इनकी आय और जीवन स्तर काफ़ी भिन्न होता है, निम्न होता है, और उन सबसे क्या होता है, इसका अलग होता है ना, अलग जीवन स्तर होता है। तो साथियों ये था आपका पूरा सोशियोलॉजी का चैप्टर 1 भारतीय समाज एक परिचय का। ये टोटल आपका होता है यहीं पर एंड। अगर आपको इसका क्या बोलते हैं पीपीटी चाहिए या इसका नोट्स चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, है ना, हम आपको इसका टेलीग्राम पर डाल देंगे, तो वहाँ से जाकर के आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐसे ही आपका बहुत सारा आने वाला है, बहुत सारे चैप्टर का आने वाला है, और होम साइंस का लेक्चर तो आपका चल ही रहा है। ऐसे मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।